Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my Social Science online class. Today I will discuss second lesson of History, Class 8 from Trade to Territory. Let's start the lesson. TLO, Targeted Learning Outcome. Dear students, first we have to understand what are the TLOs of this lesson. First, introduce the learner to trading companies and how British power was linked to the formation of colonial administrative structure. Second, introduce the learner to battles fought during the expansion of British Empire. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें जानना है कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आईं और उन्होंने भारत में व्यापार किया। दूसरा, हमें इस बात को समझना है किस प्रकार से ब्रिटिश पावर ने भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। हमें इस बात को भी समझना है कि किस प्रकार से युद्धों ने भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य को बढ़ाने में मदद किया। किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में स्थानीय राजाओं से युद्ध किया और उन सभी युद्धों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपांशन में मदद किया। डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी का पतन। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मुगल डायनेस्टी के साथ ही भारत में ब्रिटिश रूल की स्थापना होती है। विद डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी, British rule established in India. Dear students, we studied about Mughal dynasty in class 7. We studied how Mughal emperors established a very powerful Mughal empire in India. We also learned how after the death of Aurangzeb, successor of Aurangzeb could not hold big empire. They were unable to rule over big empire. And weaknesses of successors of Aurangzeb gave an opportunity to many Mughal governors, big zamindars, mansabdars and other small dynasties to assert their authority and establish their regional kingdoms. इस प्रकार से औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उनकी अयोग्यता के कारण से बहुत सारे जमींदार, गवर्नर्स, मनसबदार्स और छोटे छोटे डायनेस्टीज को मौका मिल गया अपनी सत्ता को स्थापित करने का। बहुत सारे सूबेदारों ने, बहुत सारे मनसबदारों ने, जमींदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लिया। स्वतंत्र सत्ता का मतलब ये हुआ कि अब वो मुगल एम्परर के कंट्रोल में नहीं थे। इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड नाउ दिल्ली वॉज वेरी वीक and Delhi was not able to control big zamindars, Mughal governors and mansabdars. Advent of European trading companies in India. Dear children, we have to understand which European trading companies came in India and they traded. हमें समझना है कि वो कौन सी यूरोपीय कंपनियां थीं जो भारत आईं और उन्होंने व्यापार किया। द फर्स्ट लव पुर्तगीज केम इन इंडिया, फॉलोड बाय डच, ब्रिटिश, फ्रेंच। इन 1498, वास्को डी गामा, a Portuguese traveler, discovered sea route to India. 1498 में वास्को डी गामा जो कि एक यात्री था, उसने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया और समुद्री मार्ग की खोज के साथ ही अब बहुत सारे यूरोपीय व्यापारिक
कंपनियां भारत में आ गईं और उन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले पुर्तगीज थे, जिसको आपको मैंने बताया, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद फ्रेंच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। In 1600, East India Company acquired a charter from ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with East. 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया। यह अधिकार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में भारत और दूसरे देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार देता था। This meant that no other trading group in England could compete with East India Company. इस अधिकार पत्र से ये सुनिश्चित हो चुका था कि अब इंग्लैंड की कोई दूसरी व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। कहने का अर्थ है कि केवल अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंग्लैंड की तरफ से भारत और दूसरे देशों में व्यापार कर सकती थी। With this charter, the company could venture across the oceans and looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. इस बात से सुनिश्चित हो चुका था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी उन सभी नए स्थानों से उन सामानों की खरीद कर सकती थी जिसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये सामान वो सस्ते दामों पे खरीदकर वापस यूरोप में महंगे दामों पे वो बेच सकते थे। थिंग्स दैट अट्रैक्टेड यूरोपियंस इन इंडिया। Things that attracted Europeans to India. All the companies were interested in buying the same things. जितनी भी कंपनियां थीं वो एक जैसी चीज़ों के लिए ही इंटरेस्टेड थीं। वो कौन सी चीज़ें थीं? The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. भारत में कॉटन और सिल्क का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। भारत में बहुत ही लंबे समय से कॉटन और सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता रहा था। इस कॉटन और सिल्क की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कॉटन और सिल्क के लिए यूरोपीय व्यापारी भारत आए, उन्होंने कॉटन और सिल्क को सस्ते दामों पे खरीदा और वापस यूरोप जाकर उन्होंने उसको महंगे दामों पे बेचा। यूरोपियन ट्रेडर्स वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क। They came to India. They bought cotton and silk at low prices and sold these things in Europe at higher prices. They were also interested in spices like pepper, cloves, cardamom, and cinnamon were great in demand. लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सभी ऐसी चीज़ें थीं जिसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। Thus, we can understand things that attracted Europeans to India were fine quality of cotton and silk and spices. Trade led to battle between companies. Dear students, we should understand all companies were interested in same things. सब जितनी भी कंपनियां थीं वो एक जैसी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट रखती थीं। ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस। डिमांड इंक्रीज्ड एंड ड्यू टू डिमांड इंक्रीज्ड इन डिमांड प्राइसेस ऑफ दिस थिंग आल्सो इंक्रीज्ड। जैसा कि आपके साथ डिस्कस किया गया कि जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थीं वो एक जैसी चीज़ों में इंटरेस्टेड थीं। जितनी भी कंपनियां थीं वो कॉटन में, सिल्क में, स्पाइसेस में मतलब मसालों में इंटरेस्टेड थीं। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों की मांग धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगी। भारत में इन सभी चीज़ों की मांग बढ़ने के कारण से इनके दाम भी
बहुत ज़्यादा हो गए। कंपनीज competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which they, these goods could be purchased, and these reduced the profits that could be earned. इस प्रकार से जब इन सभी चीज़ों के दाम ज़्यादा हो गए तो अब इन कंपनियों को प्रॉफिट बहुत ही कम होने लगा। You should know these companies wanted huge profit by buying all these things at lower prices and selling back in Europe at higher prices. ये जितनी भी कंपनियां थी ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहती थी। वो इन चीज़ों को कम दामों पे खरीद कर वापस यूरोप में ज़्यादा दामों पे बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहती थी। लेकिन जब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा, डिमांड ज़्यादा बढ़ी, तो इन सभी चीज़ों के दाम ज़्यादा हो गए। तो अब इन कंपनीज़ को प्रॉफिट बहुत ही कम होने लगा, जिससे इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा था। The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. Now companies had one option. The option was eliminating rival competitors. अब इन सभी कंपनियों के पास केवल एक ही ऑप्शन था। वो ऑप्शन कौन सा था कि जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, इनको अब बाहर करना, व्यापार से बाहर करना, व्यापार पे एकाधिकार करना, to control over trade. The urge to secure markets therefore led to fierce battle between the trading companies. Now all trading companies wanted to secure market. They wanted to have monopoly on Indian markets. अब वो चाहती थी कि भारत के बाजारों पर उनका एकाधिकार हो जाए। Now this policy led to fierce battles. इस नीति ने अब भयानक युद्धों को जन्म दिया। Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, prevented rival ships from moving with goods. इस प्रकार से पूरे 17th और 18th सेंचुरी में अब एक कंपनी दूसरी कंपनियों के जहाज़ों को डुबोने लगी, उनके रास्तों को रोकने लगी और सामानों से लदे जहाज़ों को वो आने जाने से रोकने लगे। Now the trade was controlled by weapons. अब व्यापार किससे कंट्रोल किया जाता था? हथियारों से कंट्रोल किया जाता था। East India Company begins trade in Bengal. Dear students, East India Company wanted to establish its factory in Bengal and also wanted to secure market in Bengal. प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री को बंगाल में इस्टेब्लिश करना चाहती थी और अपने व्यापार को भी वहाँ पे स्थापित करना चाहती थी। In 1651, first English factory was set upon the banks of River Hooghly in 1651. It was the base from which the company's traders known as factors operated. The company by 1696 built a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। 1691 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली रिवर के किनारे इस्टेब्लिश किया। ये फैक्ट्री वर्ड फैक्टर से आया है, जो कंपनी में काम करते थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था। इस कारण से जो वहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश हुई उसको फैक्ट्री कहा गया। The company by 1696 built a fort around the settlement. कंपनी ने 1696 तक अब फैक्ट्री के चारों तरफ अब फोर्टिफिकेशन किलेबंदी शुरू कर दी, मतलब चारों तरफ दीवार बनाना शुरू कर दिया। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. 2 साल बाद ही कंपनी ने मुगल कर्मचारियों को लालच देकर बंगाल के 3 गांवों की जमींदारी पाने में कामयाबी हासिल की।
इस जमींदारी राइट्स क्या था? जमींदारी राइट्स का मतलब था कि अब इन 3 गांवों में वो टैक्स ले सकते थे, वो एग्रीकल्चर कर सकते थे, वहाँ पे वो ज़मीन को रेंट पे दे सकते थे, वहाँ के संसाधनों का वो उपयोग कर सकते थे। ये जो 3 विलेजेस थे, इन 3 विलेजेस के नाम क्या थे? कालीकाता, सूतीनाता और गोविंदपुर। इस प्रकार से इन 3 गांव में, कालीकाता, सूतीनाता और गोविंदपुर में कंपनी ने जमींदारी राइट्स को हासिल कर लिया था, गेन कर लिया। One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. इन तीनों में एक गांव था कालीकाता जो बाद में कलकत्ता शहर के रूप में डेवलप हुआ। Later, company also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue फरमान granting company the right to trade duty free. बाद में कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को भी अपने विश्वास में लिया और विश्वास में लेकर बंगाल में बिना टैक्स दिए हुए व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बाद में कंपनी ने मुगल एम्परर औरंगजेब को अपने विश्वास में लेकर बंगाल में बिना टैक्स दिए हुए, विदाउट पेइंग टैक्स, व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। The company continuously tried to press for more concessions and manipulate existing privileges. अब कंपनी मुगल एम्परर पर ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें देने के लिए दबाव डालने लगा और वो जो भी नियम कानून उस समय बने हुए थे बंगाल में, उन सभी नियमों को, उन सभी कानूनों को अब वो तोड़ने लगे, उनको बदलने की मांग करने लगे। Conflict between Nawabs of Bengal and company. Dear students, after the death of Aurangzeb, Nawab of Bengal asserted its authority. औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब ने अपनी सत्ता को स्वतंत्र घोषित कर लिया। कहने का अर्थ यह है कि अब बंगाल का नवाब मुगल बादशाह के नियंत्रण में नहीं था, अब वो स्वतंत्र हो चुका था। बंगाल के जो भी नवाब थे, चाहे वो मुर्शिद कुली खान हो, अलीवर्दी खान हो या सिराजुद्दौला हो, सभी ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। नवाब्स refused to grant company concessions, demanded large tributes for company's right to trade. उन्होंने कंपनी को जो भी रियायतें पहले दी गई थी उन सभी रियायतों को ख़त्म कर दिया और कंपनी को व्यापार करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अब पैसे की मांग करने लगे, नजराने की मांग करने लगे। वो कंपनी से चाहते थे यदि कंपनी व्यापार करना चाहती है बंगाल में तो उसे टैक्स देना होगा, कर देना होगा, ट्रिब्यूट्स देने होंगे, नजराने देने होंगे, उपहार देने होंगे। They denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification. उन्होंने अब कंपनी को सिक्कों को बनाने से, सिक्कों को ढालने से मना कर दिया और किलेबंदी पर भी रोक लगा दी। जो फैक्ट्री की तरफ चारों तरफ वो किलेबंदी कर रहे थे, उस किलेबंदी पे भी रोक लगा दी। इस प्रकार से बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में जो ये टेंशन था, ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, जो बाद में बैटल ऑफ प्लासी के रूप में उभर कर आया। बैटल ऑफ प्लासी is a very important event in history. It decided future of British East India Company in India. बैटल ऑफ प्लासी का इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी ने ही अंग्रेज़ों का भारत में क्या भविष्य होगा ये तय कर दिया। When Alivardi Khan died in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in political affairs of his dominion, stop fortification and pay revenues.
After successful attack on Qasim Bazar, he marched to Calcutta to establish control over company's fort there. Finally, in 1757, Robert Clive led two companies' army against Sirajuddaulah at Plassey. अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नवाब बनते ही उसने कंपनी के सारे व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। आफ्टर बिकमिंग द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला stopped all trading activities of company. Sirajuddaulah also asked the company to stop meddling in political affairs of his dominion. सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि वो उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे, क्योंकि कंपनी उस समय नवाब के राजनीतिक मामलों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती थी। कंपनी की नवाब की क्या नीति होगी, उसकी पॉलिसी क्या होगी, नवाब कौन से कानून बनाएगा, इन सभी में कंपनी का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता था, जिसको सिराजुद्दौला पसंद नहीं करता था। और सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि वो उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। उसने कंपनी को किलेबंदी करने से भी रोका। इसके अलावा कंपनी को टैक्स देने के लिए विवश किया। सिराजुद्दौला फोर्स्ड कंपनी टू पे रेवेन्यूज, but company wanted more concessions. Company never wanted any kind of restriction in the way of trade. कंपनी व्यापार के रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा वो नहीं चाहते थे। कंपनी denied to pay tax. Company denied to stop fortification. Company continued interfering in the political affairs of Sirajuddaulah. After this, Sirajuddaulah attacked on Qasim Bazar. After seizing Qasim Bazar, Sirajuddaulah marched towards Calcutta to establish its control over company's fort there. जब कंपनी ने सिराजुद्दौला के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया, तब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पे अटैक किया और उस पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार में कंपनी का एक व्यापारिक केंद्र था और कासिम बाजार पे कब्जा करने के बाद सिराजुद्दौला कलकत्ता की तरफ बढ़ा, जहाँ पे कंपनी का एक किला था। इस प्रकार से जब कंपनी को सूचना मिली कि सिराजुद्दौला कलकत्ता की तरफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी और इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ प्लासी के रूप में जाना जाता है। Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. The defeat of Nawab was that the forces led by Mir Jafar, once Sirajuddaulah's commander, never fought the battle. यदि सिराजुद्दौला की बैटल ऑफ प्लासी में हार की बात करें, तो सिराजुद्दौला के हार का कारण था मीर जाफर का लड़ाई में न्यूट्रल रहना। मीर जाफर अपनी सेना के साथ इस लड़ाई में शामिल ही नहीं हुआ। मीर जाफर डिड नॉट फाइट वॉर on the behalf of Nawab. This became the major cause of defeat of Nawab. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after defeating Sirajuddaulah. मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था, उसने सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को वादा कर रखा था कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद वह उसे बंगाल का नवाब बना देगा। The Battle of Plassey became the famous because it was the first major victory of company won in India.
जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी का महत्व बहुत ज़्यादा है, कि क्योंकि कंपनी का भारत में क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा, बैटल ऑफ प्लासी ने ही तय कर दिया। इस प्रकार से बैटल ऑफ प्लासी कंपनी का भारत में किसी राजा के खिलाफ, किसी रूलर के खिलाफ पहली विजय थी। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, धीरे धीरे वह भारत के राजनीति में उसका हस्तक्षेप बढ़ा और धीरे धीरे हस्तक्षेप बढ़ने के कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में भारत में शासन को आरंभ किया। धन्यवाद।